हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त हिस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत लोधी वंश। तो LTGIC प्रवक्ता UPTGT PGT की सीरीज के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त सल्तनत कालीन के अंतर्गत हम लोग पहला वंश गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लोधी और सैयद वंश के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश देखिए 1451 से 1556 ईस्वी तक शासन किया है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बहलोल लोधी का मुख्य सफलता जौनपुर 1484 राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। आगे देख लेते हैं दोस्त। उसने बहलोली सिक्के को चलाया जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था तथा तारीखे दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था जब अपने सरदारों के साथ मिलता था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह हुआ जो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम शाह था जिसकी मां एक स्वर्णकार की बेटी थी। 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। वहां पर उसने एक किले का निर्माण करवाया जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर की राजधानी बनाई गई। आगे देख लेते हैं दोस्त। मशहूर 1506 में आगरा सिकंदर की राजधानी बनाई। शासन में और सरदारों को नियंत्रण में रखने में उनकी सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को था। राज्य का हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। उसने खाद्यान्न करों अनाज कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया जिससे लोगों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। सिकंदर लोधी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय से प्रारंभ किया गया जो प्रायः 30 इंच का होता था। उसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करा दिया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया और एक ब्राह्मण बोधन को इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। सिकंदर लोधी ने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए आगे देख लेते हैं मित्र। उसके समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर शाह की मुख्य सफलता अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। सिकंदर लोधी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। अगला, व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण ही वह दाढ़ी नहीं रखता था। 1494-95 ईस्वी में उसने दक्षिण बिहार पर विजय की तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ मित्रता की संधि की। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था।
तो दोस्त ये क्या था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है, आइए देख लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया इब्राहिम लोदी ने। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। राज्य की विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपी गई, परंतु अंत में इब्राहिम जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसने लोहानी, फारमोली, लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध, जो राज्य के अधिकारी वर्ग थे, दमन की नीति चलाई। 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्री न होकर कुलीन तंत्रीय था। राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तानों को चुने जाने के अधिकार को मानते थे। बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था। सुल्तान सिकंदर पहला अफगान था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया। आगे आइए देख लेते हैं दोस्त, सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्त। सैयद वंश कब से कब तक शासन किया है? तो दोस्त ये है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया है। तो आइए देख लेते हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उनकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर सुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। तैमूर ने भारत से वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह रयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। उसका मूल उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना। उसने एक संप्रभुत्व संपन्न शासन के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। आगे देखते हैं दोस्त, मुबारक शाह के बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन की ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यामिनी उल सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। मोहम्मद शाह ने बहलोल का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाना की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया और लोदी वंश की नींव रखी थी। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लोदी वंश और सैयद वंश दोनों से संबंधित था। तो उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।